अभी कल मैं ऐसे ही YouTube को स्क्रॉल कर रहा था, तभी नेहा कक्कड़ के लेटेस्ट गाने का नोटिफिकेशन आ गया और कसम उड़ान छल्ले की, ये गाना सुनने के बाद दुनिया में कुछ भी देखने को नहीं बचा है। क्या बवासीर बना दिया हो? मतलब भाई साहब सच में इस बहन ने क्या बना दिया है। इस वीडियो में बहन स्टेज पर ऐसे जेस्चर्स कर रही है जैसे किसी ने शकीरा, जेनी, कार्डी बी और इंस्टाग्राम रील्स को मिक्सी में डालकर लो एफर्ट इंडियन रिमिक्स मोड पर चला दिया हो। अब देखिए, जब ऐसा अजूबा बना ही दिया गया है तो ऑब्वियस है कि लोगों के रिएक्शंस आएंगे ही। कुछ लोग इस गाने को अश्लील कह रहे हैं, कुछ लोग इसे वल्गर बता रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि इसमें इंडियन फील बिल्कुल भी नहीं है, कुछ लोग इसे कोरियन पॉप की सस्ती नकल कह रहे हैं और कुछ लोग सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरीके का कंटेंट देश की संस्कृति को भाई साहब किस दिशा में लेकर जा रहा है। और देखिए, ये सारे के सारे रिएक्शंस कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जस्टिफाइड हैं, क्योंकि ये बात कहनी गलत नहीं होगी कि आज चार्ट टॉपर बनने के लिए सुर की नहीं शर्म की कमी हो गई है। और ये सिर्फ नेहा कक्कड़ का केस नहीं है। आज आप पिछले कुछ सालों के पॉप सॉन्ग्स नोटिस करो तो एक पैटर्न क्लियरली दिखेगा। ना लिरिक्स में डेप्थ होती है, ना मेलोडी में जान होती है, ना गाने में कोई बात होती है। Let's go. पर व्यूज मिलियंस पार होते हैं। आज भाई साहब पॉप म्यूजिक के नाम पर कुछ भी कचरा बन रहा है। गाने इसलिए नहीं बन रहे कि उनको सुना जाए, गाने इसलिए बन रहे हैं ताकि लोग उन पर रील काटें और वो रील में चलें। जो चीज कभी सुनने के लिए बन रही थी आज वो सिर्फ चलने के लिए बन रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो इंडियन पॉप म्यूजिक जो कभी दुनिया भर में पहचान बनाने लगा था, आज उसकी दुर्दशा क्यों हो चुकी है? आखिर वो क्या रीजन है जिसके कारण पॉप म्यूजिक पर हमें कचरा मिल रहा है? और सबसे मेन बात, क्या इस ट्रेंड को रिवर्स किया जा सकता है? इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, अगर हमें इंडियन पॉप म्यूजिक के डिक्लाइन को अच्छे से समझना है ना, तो पहले हमें यह समझना होगा कि इंडियन म्यूजिक असल में पहले था क्या, और यह समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपको बहुत जल्दी से ओवरऑल आइडिया दे देता हूं। देखिए, भारतीय म्यूजिक की सबसे पुरानी रूट्स वैदिक पीरियड में मिलती हैं, खास तौर पर सामवेद में। इनफैक्ट सामवेद को तो बुक ऑफ सॉन्ग्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मंत्रों को बोलकर नहीं बल्कि गाकर पढ़ने की परंपरा थी। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से इंडियन म्यूजिक का फंडामेंटल आइडिया निकलता है। यहीं से स्वर, लय और रिदम का एक्चुअल कॉन्सेप्ट आता है। उपनिषदों में साउंड को सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं माना गया, बल्कि मन और चेतना को एक हायर लेवल पर ले जाने का माध्यम माना गया है। और इस बात से पता चलता है कि इंडियन म्यूजिक में सुर और ताल कभी भी रैंडमली यूज नहीं हुए हैं। हर साउंड का एक पर्पस होता था, वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन होता था और उसे उसी तरीके से गाया जाता था। और इसी सोच का प्रॉपर फ्रेमवर्क हमें नाट्य शास्त्र में मिलता है, जो कि भरत मुनि ने लिखा था। नाट्य शास्त्र में राग, ताल, इंस्ट्रूमेंट्स और परफॉर्मेंस और सबसे इंपॉर्टेंट रस थ्योरी को डिटेल में समझाया गया है। रस का मतलब होता है भावना, यानी कि म्यूजिक का काम यह माना गया था कि वो सुनने वाले के अंदर कोई ना कोई इमोशन जगाए, जैसे कि प्रेम, दुख, शांति, वीरता या फिर भक्ति। और अगर कोई म्यूजिक इनमें से कुछ भी नहीं कर पा रहा है तो उसको संगीत ही नहीं माना जाता है। और इसीलिए यहीं से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि भारत में खास तौर पर हिंदू परंपरा में म्यूजिक की क्या वैल्यू थी। संगीत को सिर्फ बैकग्राउंड में चलने वाली चीज नहीं माना गया, बल्कि कहानी और भावना के बीच में स्ट्रॉन्ग तरीके से पेश करने का जरिया माना गया है। और इसी वजह से रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को लिखने के साथ साथ गाए जाने की भी परंपरा थी। कथकली, यक्षगाना, हरि कथा जैसे आर्ट फॉर्म्स में कहानी, म्यूजिक और परफॉर्मेंस एक साथ चलते थे। कहानी को बोलकर नहीं, गाकर सुनाया जाता था, क्योंकि सॉन्ग्स का इंपैक्ट और ज्यादा हो जाता था इससे। मध्यकाल में भक्ति मूवमेंट ने भी इस परंपरा को और स्ट्रॉन्ग किया। कबीर, मीरा, तुकाराम, रविदास, गुरु नानक जैसे संत कवियों ने ऐसी कई रचनाएं की जो आज भी गाई जाती हैं। कबीर के दोहे हो या फिर मीरा के भजन हो, आज भी रेलेवेंट लगते हैं, क्योंकि वो रियल इमोशन से जुड़े हुए थे। जयदेव का गीत गोविंद इस बात का परफेक्ट एग्जांपल है कि पोएट्री और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन कितना सोफिस्टिकेटेड हो सकता है। और ये सब चीजें ऐसी नहीं होती थी कि एक दिन में बैठकर लिख दी गई हों। इस दौर में म्यूजिक सीखना मतलब सालों की मेहनत और पूरी जिंदगी की लगन। और इसी परंपरा से कई महान से महान म्यूजिशियंस आए। फॉर एग्जाम्पल तानसेन की बात कर लो, जो स्वामी हरिदास के शिष्य थे। तानसेन का नाम सिर्फ कहानियों के लिए नहीं जाना जाता है, वो इस बात का प्रूफ है कि म्यूजिक को पूरी जिंदगी सीखना पड़ता है, तब जाकर ही आप तानसेन जैसी गायकी अपने अंदर ला सकते हो। मॉडर्न टाइम आते आते पंडित भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर जैसे लोगों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इन लोगों ने सालों तक रियाज किया। उनका फोकस फेमस होने पर नहीं था, बल्कि अपने आर्ट को परफेक्ट करने पर था। और इसी वजह से उनका म्यूजिक
आज भी इतना मधुर और सूदिंग लगता है। आजादी के बाद जब सिनेमा पॉपुलर हुआ तब फिल्मी म्यूजिक ने कुछ बदलाव के साथ इस परंपरा को मास लेवल पर ले जाना शुरू कर दिया। 1950 से 1980s का दौर बॉलीवुड का गोल्डन एज कहलाता है म्यूजिक के नाम पर। नौशाद अली, एस.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन, सलील चौधरी, मदन मोहन, इस टाइप के कंपोजर्स और मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसे सिंगर्स इस दौर का हिस्सा रहे थे। और यहाँ पर क्रेडिट सिर्फ गाने वाले को नहीं जाता, क्योंकि लिखने वाले भी उस समय महान से महान शख्स हुआ करते थे जो अपने काम को काफी डेडिकेटेडली करते थे। ताहिर लुधियानवी, शैलेंद्र, मजरू सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी जैसे लिरिसिस्ट सिर्फ राइमिंग नहीं लिखते थे, उनके गानों का मतलब होता था। उनमें इतनी गहराई होती थी कि आज के बॉलीवुड के 10 गाने मिला दो तब भी उस लेवल की लिरिकल डेप्थ नहीं मिलती है। और इसीलिए 50 से 60 साल पुराने गाने भी आज इतने लोगों को पसंद आते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, इसमें पॉप म्यूजिक नाम की एक नए जॉनर का उदय हो गया। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उस वक्त भारत में इंटरनेट नहीं था, स्मार्टफोन नहीं थे, सोशल मीडिया तो बहुत दूर की बात थी, फिर भी पॉप म्यूजिक मास लेवल पर एक्सप्लोड करता है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन था 90s में MTV इंडिया और चैनल वी जैसे चैनल्स का लॉन्च हो जाना। ये चैनल सिर्फ म्यूजिक के लिए बने थे। यहाँ पर सिर्फ बॉलीवुड के गाने नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को भी फ्री प्लेटफॉर्म मिलता था। ये चैनल्स यूट्यूब से पहले के यूट्यूब जैसा काम कर रहे थे और इस डेमोक्रेटाइजेशन ने पॉप म्यूजिक को एक नया बूस्ट दे दिया। बस फिर क्या, देखते ही देखते चैनल्स पूरे भारत में काफी पॉपुलर हो गए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि यहीं से इंडी पॉप एक सीरियस पैरेलल इंडस्ट्री बन गया। नादिया हसन का डिस्को दीवाने, सुनीता राव का परी हूं मैं, अलीशा चौनाये का मेड इन इंडिया, दलेर मेहंदी का बोलो तारारा या फिर सोनू निगम की एल्बम दीवाना, इस टाइप के गाने सिर्फ हिट नहीं हुए बल्कि इनकी फिजिकल कॉपीज भी मिलियंस में सेल हुई थी। ये गाने पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, यूरोप, रशिया और अमेरिका तक पहुंचे थे। इनफैक्ट आपको बता दूं कि डिस्को डांसर मूवी, जिसका म्यूजिक बप्पी लहरी ने दिया था, यह फिल्म सिर्फ अपने म्यूजिक के दम पर रशिया में फेमस हो गई थी और आज तक पॉपुलर है। इस समय पर रैप सॉन्ग्स भी काफी पॉपुलर होने लगे थे। इनफैक्ट 90s में बाबा सहगल के गाने आजा मेरी गाड़ी में बैठ जाए, फिर ठंडा ठंडा पानी आज तक काफी पॉपुलर है। यही नहीं, इसके अलावा लकी अली, फाल्गुनी पाठक, टैज, यूफोरिया, सिल्क रूट्स, बॉम्बे वाइकेंस, बैंड ऑफ बॉयज, श्वेता शेट्टी, आर्यन, इन सब ने बहुत से सॉन्ग्स दिए। और इनमें से हर सिंगर का एक गाना निकलवाने लग जाऊं तो पूरी वीडियो इसी में निकल जाएगी। अब देखिए, इनमें से ना कुछ सिंगर्स सुर, ताल और लय में काफी अच्छा गाते थे, लेकिन कुछ सिंगर्स बिल्कुल काम चलाओ सिंगिंग करते थे, पर एटलीस्ट गाने फिर भी सही होते थे उनके। कई चीप गाने उस टाइम भी आए थे पर उनका नंबर काफी कम था। एनीवेज, धीरे धीरे पॉप म्यूजिक इतना पॉपुलर हो गया कि कई एक्टर्स ने पहले पॉप वीडियोस में काम किया और बाद में फिल्मों में आए। शाहिद कपूर, बिपाशा बासु, आयशा टाकिया जैसे ना जाने कितने एग्जाम्पल्स है इस चीज के। इसीलिए कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 90s और अर्ली 2000 के बीच इंडियन पॉप म्यूजिक एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन चुका था। इंडियन पॉप म्यूजिक की जो पिक्चर है वो यहाँ से पूरी तरीके से पलट जाती है। पिछले कुछ सालों से इंडियन म्यूजिक के नाम पर, खासकर इंडियन पॉप म्यूजिक के नाम पर जो चीज़ें ऑडियंस को दी जा रही हैं ना, वो म्यूजिक कम है और कचरा ज़्यादा लगती है। आज के ज़्यादातर हिट गाने असल में पूरे गाने होते ही नहीं हैं, वो सिर्फ एक छोटा सा हुक होता है जिसे रिपीट करके 3 या 4 मिनट का ट्रैक बना दिया जाता है। लिरिक्स में जो पहले डेप्थ हुआ करती थी, जो पहले मीनिंग हुआ करता था, वो धीरे धीरे अब गायब हो चुका है। उसकी जगह आ गए हैं बेसिक और रिपीटेटिव शब्द, बेबी 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 बेबी, पार्टी 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 पार्टी, नाइट, बॉडी, डांस, ड्रंक, पेन, लव। इन्हीं वर्ड्स को ना इधर उधर जोड़ दिया जाता है और गाना तैयार कर दिया जाता है। देखो, प्रॉब्लम ये बिल्कुल नहीं है कि ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि इन शब्दों का ना कोई मतलब निकलता नहीं है। तेरा बज़ मुझे जीने ना दे, भाई साहब इसका क्या मतलब हो सकता है? कोई मुझे समझाएगा? कोई कहानी नहीं होती, कोई इमोशन का फ्लो नहीं होता, कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता। एक गाने का जो मुखड़ा है ना, वो कुछ और बोल रहा होता है, अंतरा कुछ और ही बोल देता है और बीच में अचानक से आके इंग्लिश हुक आ जाता है जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं होता। यही समझ में नहीं आता कि बोलना क्या चाह रहा है भाई साहब। अपना पिछले कुछ सालों से रीमिक्स का एक बहुत तगड़ा ट्रेंड चल रहा है। नया गाना लिखने की बजाय पुराना हिट गाना उठाओ, थोड़ा सा EDM बीट डालो और उसमें कुछ मसाला मिर्च डालकर नया बनाकर रिपब्लिश कर दो, बस काम खत्म। देखो, ये ना सबसे आसान और सबसे ज़्यादा शॉर्टकट वे है गाना बनाने का, लेकिन यहाँ भी बॉलीवुड ने केवल सत्यानाश ही किया है।
देखो लिरिक्स का जो कोलैप्स है ना वो तो भयंकर रूप से हो चुका है, और लिरिक्स के इस कोलैप्स के साथ साथ विजुअल्स का जो रोल है अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब लिखने को कुछ बचा ही नहीं तो अटेंशन खींचने के लिए बॉडी और शॉक, इन दोनों का यूज होने लगा। तो म्यूजिक वीडियोस अब म्यूजिक को सपोर्ट करने के लिए नहीं बनाई जा रही, बल्कि म्यूजिक की कमी को छुपाने के लिए बनाई जा रही हैं। और इसी कारण म्यूजिक वीडियोस में प्रोवोकेटिव कोरियोग्राफी, अननेसेसरी न्यूडिटी और ओवर सेक्सुअलाइजेशन और फोर्स बोल्डनेस, ये सब चीजें आ चुकी हैं। और ये काम केवल आइटम सॉन्ग्स में नहीं हो रहा है, जो आइटम सॉन्ग हैं भी नहीं उनमें भी अननेसेसरीली बॉडी दिखाई जाती है। और ये सब ना सिर्फ वीडियोस तक लिमिटेड नहीं रहा है, अब तो स्टेज परफॉर्मेंस में भी आर्टिस्ट ऐसी ही हरकतें करते हैं ताकि किसी तरीके से उनको अटेंशन मिल जाए। अब इस सब के बीच ना एक और चीज हुई। आर्टिस्ट का जो राइज था ना वो टैलेंट से ज्यादा विजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करने लगा। रियलिटी शोज, कांस्टेंट सोशल मीडिया प्रेजेंस, कंट्रोवर्सीज और रील्स, इनके थ्रू लोग फेमस होते हैं और इन्हीं को आर्टिस्ट बना दिया जाता है, क्योंकि इससे गाने वायरल होते हैं और जो होते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल हिमेश रेशमिया और रानू मंडल का तेरी मेरी गाना आया था, वो 150 मिलियन पार गया था, 150 मिलियन पार। बादशाह ने बचपन का प्यार वाले लड़के के साथ गाना बनाया, 500 मिलियन पार चला गया। ऐसे ही दिल पे चलाई छुरियां, वो 100 मिलियन पार है। और ऐसे ना जाने कितने ही एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि आज गाने उन लोगों से बिल्कुल नहीं गवाए जा रहे जिन्होंने सालों तक रियाज किया है। आज गाने उन लोगों के नाम पर बेचे जा रहे हैं जिनकी फेस वैल्यू है, जो ऑलरेडी वायरल हैं। पर आपको पता है ऐसे गानों का रिजल्ट क्या होता है? ऐसे गाने ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार सुनने लायक होते हैं, भले ही उनके ऊपर शुरू में मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये गाने किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। ना इनके लिरिक्स याद रहते हैं, मेलोडी तो इनमें होती नहीं है, और कोई फीलिंग वो तो कनेक्ट करते ही नहीं है। इसी कारण आज पॉप म्यूजिक के नाम पर जो भी बेचा जा रहा है वो एक डिस्पोजेबल प्रोडक्ट है, डस्टबिन में फेंकने लायक प्रोडक्ट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज सुनो कल भूल जाओ। और जब म्यूजिक का पर्पस ही बदल जाए तो उसकी क्वालिटी वैसी ही हो जाती है जैसी आज हो चुकी है। और इसीलिए आज का जो पॉप म्यूजिक है वो ज़्यादा लाउड है, ज़्यादा फ्लैशी है, लेकिन अंदर से उतना ही खोखला है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये डाउनफॉल हुआ क्यों? देखिए, इंडियन पॉप म्यूजिक का डिक्लाइन किसी एक दिन में नहीं हुआ है। ये एक स्लो प्रोसेस था जो पिछले कुछ सालों से काफ़ी तेज हो रहा है, और इसके पीछे कुछ क्लियर फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है रीलिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक। और इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि एक्चुअल म्यूजिक का ट्रेडिशन, पैटर्न या फिर स्ट्रक्चर क्या होता था भारत में। पहले ना एक नॉर्मल गाना एक कंप्लीट फॉर्मेट फॉलो करता था। उसकी शुरुआत इंट्रो से होती थी जो मूड को सेट करता था। ये ज्यादातर इंस्ट्रूमेंटल होता था और उसमें कई बार हमिंग भी होती थी। इसके बाद मुखड़ा आता था जो गाने का सेंट्रल आइडिया होता था, और यहीं से क्लियर हो जाता था कि गाना किस बारे में है और किस इमोशन पर बेस्ड है। इसके बाद अंतरा आता था जो गाने का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता था, क्योंकि यहीं लिरिक्स डेवलप होते थे, कहानी आगे बढ़ती थी। उसके बाद कोरस या हुक आता था जो कैची होता था, रिपीट होता था और याद रह जाता था, लेकिन वो पूरे गाने पर कभी भी हावी नहीं होता था, वो सिर्फ गाने का एक हिस्सा माना जाता था। और अंत में आउट्रो होता था जो गाने को प्रॉपरली क्लोज करता था। इस तरीके से गाना शुरू से लेकर एंड तक एक कंप्लीट एक्सपीरियंस देता था। और रील कल्चर आने के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर धीरे धीरे खत्म हो गया। आज के टाइम में गाने सुनने के लिए नहीं बनाए जा रहे, बल्कि सिर्फ 15 से 30 सेकंड के लिए बनाए जा रहे हैं। और इसी प्रोसेस को रीलिफिकेशन कहा जा सकता है। अब गाने का गोल ये नहीं होता कि उसमें लिरिक्स में डेप्थ कितनी है, बल्कि ये होता है कि कोई एक छोटा सा हिस्सा इतना कैची हो जाए कि उस पर रील कटने लग जाए। और इसी वजह से आज के गानों में मैक्सिमम एफर्ट सिर्फ हुक या ड्रॉप पर लगाया जाता है, और बाकी पूरा गाना उसी एक पार्ट को रिपीट या फिर स्ट्रेच करने के लिए बना दिया जाता है। और यही कारण है कि आज जब लोग नए गाने सुनते हैं तो अक्सर ये फीलिंग आती है कि ये रील वाला पार्ट तो ठीक है, लेकिन पूरे गाने में उतना मजा नहीं आ रहा। इंट्रो वीक होता है, अंतरा ऑलमोस्ट होता ही नहीं है, लिरिक्स लगातार रिपीट होते रहते हैं, और इमोशंस तो लगभग गायब ही हो चुके हैं। पहले म्यूजिक सुनने के लिए बनाया जाता था,
आज म्यूजिक स्क्रॉल होने के लिए बनाया जा रहा है और इसमें सिर्फ म्यूजिशियंस की गलती नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला काम कर रहा है। अगर किसी गाने का एक छोटा सा पार्ट चल गया तो हजारों लोग उसी पर रील बना देते हैं और इस प्रोसेस में गाना पॉपुलर हो जाता है, चाहे पूरा गाना कितना भी वीक क्यों ना हो। और इसी वजह से पहले जहां 6 से 8 मिनट के गाने नॉर्मल हुआ करते थे, आज कई पूरे एल्बम्स पुराने एक गाने से छोटे होते हैं। इस कड़ी में दूसरा फैक्टर आता है मोनोपोली ऑफ कॉर्पोरेट म्यूजिक लेवल्स, यानी गानों के अंदर इस डिक्लाइन का दूसरा बड़ा रीजन है कॉर्पोरेट म्यूजिक लेवल्स का इंडियन म्यूजिक पर बढ़ता हुआ कंट्रोल। डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने के बाद ना कुछ बड़े लेवल्स ने विजिबिलिटी, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन इन सब पर लगभग मोनोपोली बना ली है। पहले इंडस्ट्री का फोकस कम गाने बनाना लेकिन स्ट्रॉन्ग गाने बनाना होता था, लेकिन कंपटीशन के बढ़ने के साथ साथ इन बड़े लेबल्स का फोकस बदल गया। अब गोल हो गया है ज्यादा से ज्यादा गाने रिलीज करना ताकि मार्केट को पूरी तरीके से कवर किया जा सके, और इसी वजह से कंपोजर्स और लिरिसिस्ट को फिक्स टेम्पलेट फॉलो करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। एक्सपेरिमेंट करना फाइनेंशियली रिस्की हो गया और ऊपर से टाइम की भी भारी कमी लगने लगी, और इसी प्रोसेस में धीरे धीरे ओरिजिनलिटी खत्म होती चली गई। यही एक बड़ा रीजन है कि आज रिमिक्स कल्चर इतना ज्यादा दिखाई देता है। पुराना हिट गाना उठाओ, थोड़ा बीट चेंज करो, फ्लैशी वीडियो बनाओ और एक नया प्रोडक्ट मार्केट में डाल दो। और इसीलिए आज जो पैसा है वो गाना बनाने से ज्यादा उसे प्रमोट करने में लगाया जा रहा है। एक्टर्स को नचाने की फीस ज्यादा है, लिरिक्स और कॉम्पोजिशन सेकेंडरी हो चुके हैं। इस पूरी प्रैक्टिस ने ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस और लिरिक्स राइटिंग के आर्ट को लगभग खत्म कर दिया है। इसके बाद एक अगला रीजन आता है ट्रेनिंग का अभाव। इंडियन म्यूजिक के कोलैप्स का एक और बहुत बड़ा रीजन है ट्रेनिंग और डिसिप्लिन का ब्रेकडाउन होना। पहले म्यूजिशियंस सालों तक रियाज करते थे, उनकी जिंदगी डिसिप्लिन होती थी और उनका फोकस आर्ट को परफेक्ट करने पर होता था। क्लासिकल और सेमी क्लासिकल बैकग्राउंड से आने वाले सिंगर्स में पेशेंस, कंट्रोल और इमोशनल डेप्थ नेचुरली हो जाती थी, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल देखा होता था, रिजेक्शन झेला होता था और लिमिटेशंस के साथ काम करना सीखा होता था। लेकिन भाई साहब आज फास्ट सक्सेस का कल्चर आ चुका है। रियलिटी शोज, वायरल क्लिप्स और सोशल मीडिया ने इंप्रेशन बना दिया है कि ट्रेनिंग तो भाई साहब ऑप्शनल है, और इसीलिए आज के बहुत से गाने टेक्निकली वीक होते हैं। लाइव परफॉर्मेंस में सुर का कंट्रोल नहीं होता और ऑटो ट्यून पर एक्सेसिव डिपेंडेंसी दिखाई जाती है। इसके बाद चौथा फैक्टर आता है ओवर सप्लाई का। आज म्यूजिक बनाना और रिलीज करना बेहद आसान हो गया है। लो एनर्जी बैरियर्स की वजह से कोई भी बिना किसी फिल्टर के गाना रिलीज कर सकता है, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हर दिन हजारों नए गाने आ रहे हैं, और इस भीड़ से बाहर निकलने के लिए आर्टिस्ट और लेबल्स को ऐसे गाने बनाने पड़ते हैं जो ज्यादा लाउड हों, ज्यादा सेंसेशनल हों, ज्यादा शॉकिंग कंटेंट दे रहे हों। और इस प्रकार के वातावरण में डेप्थ सर्वाइव नहीं कर पाती है, आर्ट सर्वाइव नहीं कर पाती है, क्योंकि डेप्थ को, आर्ट को टाइम और पेशेंस चाहिए होता है। इसके बाद पांचवा फैक्टर आता है ऑडियंस के माइंडसेट का चेंज होना। लेकिन इस डिक्लाइन में सिर्फ म्यूजिशियंस, प्रोड्यूसर्स या कॉर्पोरेट लेवल की गलती नहीं है, ऑडियंस का रोल भी उतना ही बड़ा है। गाने बनाए तो जा रहे हैं, लेकिन सुन तो हम ही लोग रहे हैं ना। आज अच्छे गाने भी आ रहे हैं और खराब गाने भी आ रहे हैं, लेकिन कंजम्पशन ज्यादा उसी कंटेंट का हो रहा है जो लाउड और सेंसेशनल है, शॉकिंग है। और इसका रीजन भी क्लियर है, मेजॉरिटी ऑडियंस का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। ज्यादातर लोग पूरा गाना सुनने के लिए रेडी ही नहीं होते हैं। इंस्टेंट डोपामाइन और इंस्टेंट स्टिमुलेशन सबको चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी उन्हीं गानों को पुश करते हैं जो तुरंत एंगेजमेंट लाते हैं, और इसी वजह से म्यूजिशियंस भी वही बना रहे हैं जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि आज की डेट में मैक्सिमम आर्टिस्ट के स्किल लेवल बहुत लो है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि ऑडियंस उसी चीज को कंज्यूम कर रही है। ये डिक्लाइन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भारत में टैलेंट खत्म हो गया है। आज भी बहुत टैलेंट मौजूद है और बीच बीच में जेन्युइनली अच्छे गाने आ भी रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि उन्हें उतनी पहचान नहीं मिल पाती जितनी बिना डेप्थ वाले गानों को, बिना स्किल वाले आर्टिस्ट को मिल जाती है। और यही सारे रीजंस मिलकर आज इंडियन पॉप म्यूजिक को हाशिए पर ले आए हैं। देखिए, भारत जैसे देश में जहां लैंग्वेज, रीजन और कल्चर हर 200 किलोमीटर में बदल जाता है, वहां म्यूजिक एक कॉमन इमोशनल लैंग्वेज बनकर काम करता रहा है। गानों ने वो काम किया है जो अक्सर सिनेमा भी नहीं कर पाता। लोग फिल्म देखें ना देखें, लेकिन उसके गाने जरूर सुनते हैं, और इसी कारण से म्यूजिक की जो रीच है वो हमेशा से फिल्मों से ज़्यादा रही है। इंडियन गाने सिर्फ थिएटर तक लिमिटेड नहीं रहे हैं, वो शादियों में बजते रहे हैं, वो रेडियोस पर चले हैं, बसेस और ट्रक्स में घूमने वाले लोग उनको सुनते रहे हैं, और गांव से लेकर मेट्रोज तक लोगों की जिंदगी का हिस्सा बने हुए हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जहां इंडियन फिल्म्स ऑफिशियली रिलीज तक नहीं होती, वहां के लोग भी हिंदी गाने पहचान लेते थे। भले ही लोगों को लिरिक्स समझ में आए या ना आए, इमोशन ज़रूर समझ में आता था, और यही म्यूज़िक की सबसे बड़ी ताकत थी। और इसीलिए जब सॉफ्ट पावर जैसे शब्द पॉपुलर भी नहीं थे, तब इंडियन म्यूज़िक इंडिया का सॉफ्ट पावर बन चुका था। और यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है,
रिवाइवल का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ पुराने स्टाइल में लौट जाना है, ना ही इसका मतलब ये है कि मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स को रिजेक्ट कर देना है। नहीं, रिवाइवल का मतलब है बैलेंस वापस लाना। आज के प्लेटफॉर्म्स पावरफुल हैं, स्ट्रीमिंग, रील्स, डिजिटल रीच, ये सब कुछ गलत नहीं है। गलत तब होता है जब इनके लिए डेप्थ को कंप्लीटली सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। गलत तब होता है जब गाना सिर्फ चलने के लिए लिखा जाता है या सिर्फ रील्स के लिए गाना बनाया जाता है, तब म्यूजिक अपनी वैल्यू खो देता है। और देखो, मीनिंगफुल सॉन्ग राइटिंग आज भी हो सकती है। हमारे पास अच्छे राइटर्स हैं, अच्छे पोएट्स हैं। मॉडर्न साउंड के साथ भी स्ट्रॉन्ग लिरिक्स लिखे जा सकते हैं। जब म्यूजिक स्ट्रॉन्ग होता है तो स्टोरी टेलिंग ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है, कैरेक्टर्स ज़्यादा रिलेटेबल लगने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे 70s के, 80s के, 90s के गाने आज भी फ्रेश लगते हैं, बिना किसी ट्रेंड के सहारे। और आज ये रिमिक्स के नाम पे क्या कर रहे हैं? वही 70s, 80s, 90s के गाने तो उठा रहे हैं, उन्हीं को ही आपके सामने दोबारा पेश कर रहे हैं एक दूसरे फ्लेवर के साथ। बस यही तो हो रहा है। बिना किसी ट्रेंड के आज भी 90s के गाने फ्रेश लगते हैं। सोचिए क्यों? अब इस सब के बावजूद अगर ये ट्रेंड नहीं बदलता है और हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री ऐसे ही खोखली होती जाती है, तो भाई साहब वो दिन दूर नहीं है जब हम रील को ही गाना समझ लिया करेंगे। बिना किसी ट्रेंड के सहारे आज भी पुराने गाने फ्रेश लगते हैं। सोचिए क्यों? अब इस सब के बावजूद भी अगर ये ट्रेंड नहीं बदलता है ना, और हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री ऐसे ही खोखली होती जाती है, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम रील्स को ही गाना समझ लिया करेंगे। बाकी आपका क्या ख्याल है इस पूरे वीडियो के बारे में? आप अपनी राय कमेंट्स में अवश्य लिखिए। और अगर आप हमारी वीडियोस डेली देखना चाहते हो तो हमारा दूसरा चैनल है AKTK अनफिल्टर्ड, उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।